बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो सुलगते हुए हालात हैं और कराची में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर बनाया है वो आप सब लोगों के सामने है। और इमरान खान जिसका नाम लेना भी मना कर दिया गया है, उसको जो दीवार से लगाया जा रहा है वो भी आपके सामने है, और उसमें इमरान खान की जो गलतियां हैं वो भी सामने हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मेहमान वो हैं जो इमाम सहाफत हैं, और सुहेल बड़ाई साहब को कौन नहीं जानता, उनका मैं तारफ़ क्या कराऊं, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो मैं डायरेक्ट उनसे यही बात करने की कोशिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात से अवाम को आगाही दें। अवाम परेशान है कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, अपोजिशन किसी तरफ नहीं लग रही। ये सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको सुलझाने के लिए हमें इनकी आरा से मुतफिक होना पड़ता है, और जो लोग इनकी आरा पर अमल नहीं करते उनका हाल आपने देखा है। जनाब सुहेल बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहरबानी की। रियली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ हूँ। तो आपने जो कुछ इस वक्त जो सिनेरियो देख रहे हैं, ये जरा आवाम को आगाह करें कि किन से बचना चाहिए, किसको करना चाहिए। असूली तौर पर तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख देखें तो ये आप फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं कि जमहूरी निज़ाम ही बेहतरीन निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है और कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी होनी चाहिए। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर तो अब भी मसले का हल ये था कि फुल कोर्ट हो जाती, ठीक, तो शायद इलेक्शन जो है उसकी डेट भी तय हो जाती, शायद उसके बाद सब सियासी पार्टी भी मान लेती, एस्टेब्लिशमेंट भी मान लेती, या दूसरा तरीका ये था कि सियासी पार्टियां आपस में मुज़ाकरात करके डेट और महीने पर मुत्तफिक हो जाती। तो ये भी एक रास्ता था, लेकिन ये दोनों रास्ते अडॉप्ट नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये आज सारा क्राइसिस है। लेकिन अब भी ये क्राइसिस हल हो सकता है अगर पीटीआई और हुकूमत जो है ये आपस में बैठे। पीटीआई जो है अपनी वायलेंस से दस्तबरदारी का ऐलान करे और जो गलतियां की हैं उन्होंने, खासकर जो अस्करी तनसीबात पर हमला किया है, तो उन लोगों को अपनी पार्टी से अलग कर दें। ठीक, पार्टियां कुर्बानी देती रहती हैं, अब इतने लोग छोड़ भी तो गए हैं ना, तो क्या हुआ अगर उनको निकाल देंगे तो इससे एक पार्टी जो है एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, ताकि जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, हाँ, उनको सबको निकाल दें और कहें ये वायलेंस में मुलव्वस। ठीक, मैंने नहीं कहा था, जिस तरह वो कहते भी हैं सही बात कि मैंने नहीं कहा इनको। ये बहुत बड़ा हल बताया। ये वाहिद हल है, और मेरा ख्याल है कि इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट भी मुतमईन हो जाएगी और इमरान खान के हामियों को भी पता चल जाएगा कि लिमिट्स क्या है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी हालात हैं, क्या ये भी सियासी हालात से जुड़े हुए नहीं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत खतरनाक हैं, और इतने मुआशी हालात हमने 35 साल से, मैं भी जर्नलिज्म में हूँ, कभी इतने ख़राब हालात नहीं देखे। और ये सियासी हालात से जुड़े हुए हैं। जब तक कोई सियासी हुकूमत आके ये तय नहीं करती कि उसने अगले 5 साल में अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इम्पोर्ट कम करनी है, ऐसे इकदाम करने हैं जिससे मईशत खड़ी हो, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं। जब तक ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई जाएगी, उस वक्त शॉर्ट टर्म से ये बात तो ये या तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? नहीं जी, उसका तो हाल इलेक्शन ही है। लेकिन इलेक्शन की तरफ जाते ही नहीं है। इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये ठीक है कि उनके फिलहाल नून के और एस्टेब्लिशमेंट के शायद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस वक्त पीटीआई का वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन जाहिर है कुछ अरसे के बाद जाना पड़ेगा। आईनी मजबूरी है, नहीं तो आइन से हम नहीं, मैंने सुना आप 6 माह पहले भी ये बात जो कर रहे हैं, आपने ये बात की थी कि वोट हमेशा एक खड़ा नहीं रहता, दाएं बाएं हो जाता है जी। लोग अभी भी डिमोरलाइज हुए हैं पीटीआई के, लेकिन इतने डिमोरलाइज नहीं हुए कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाए। अभी भी उनका वोट बैंक है, लेकिन यह है कि जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो हर इक़्तिदार वाले के साथ जाता है, वो डेफिनेटली पीटीआई से हट जाएगा, और उसके बाद 2 वोट बैंक उसके पास रह जाएंगे, एक पार्टी वोट बैंक और एक जो इलेक्टेबल का वोट बैंक होता है जो धड़े के साथ जाता है। तो इलेक्टेबल तो सारे भाग गए उनसे। अभी नहीं, अभी बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। अच्छा, तो लेकिन जाहिर है ये अभी चलता रहेगा, ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। बड़ाई साहब, क्योंकि मैं आपको सुन रहा हूँ और पूरी कौम सुन रही है कि जो आपने सजेशन किसी को भी दी ना, अगर वो उस तरफ नहीं ना गया
तो उसको नुकसान उठाना पड़ा। अब आपने मेरी दनिश में शहबाज शरीफ से भी कहा, इमरान खान को भी 2-3 दफा कहा, लेकिन ये किस तरह मोटिवेट नहीं हुए। नहीं देखें, गलत थी ना ये स्ट्रेटेजी। बेहतर था कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें। क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जा खटखटाते हैं छोटी छोटी बात पर? सियासतदान जो है इन लोगों के नुमाइंदे होते हैं, इनको आपस में बैठ के तय करना चाहिए। हर छोटी बात पे जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक, हर मामले पे इख्तलाफ, भाई ये आप सॉर्ट आउट कर लें आपस में, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। या ये निगरान वजीर आला जो था आपस में बैठ के आप तय नहीं कर सकते थे? क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा? क्या आप जो थे इलेक्शन की डेट आपस में बैठ के तय नहीं कर सकते? क्यों सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाते हैं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों ने आपके लिए जिम्मे लगाई हैं। आप लीडर हैं, आपको ये फैसले करने चाहिए। हर सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जब अपनी मर्जी के फैसले करती है फिर तकलीफ होती है। तो पहले आप कोशिश करेंगे इसको खुद रिजॉल्व करें। कोई हुआ मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर मामलात को तो आप खुद रिजॉल्व करें। तो बड़ा साहब, जैसे कि अब ना सुप्रीम कोर्ट के में ये जज फलां बंदे का है, फलां पार्टी का है, इस तरह से में है, फलां जनरल फलां का फलां है, इस तरह ब्यूरोक्रेसी में है, पुलिस में है, ये जब तक ये खात्मा नहीं होगा तो कैसे? ये जो ओवर पोलिटिसाइजेशन है ना, उसने ये सारा काम खराब कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब हम पॉइंट आउट कर सकते हैं ये फलां जज फलां का आमी है और फलां जज फलां का आमी है। ये अमेरिका में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इस तरह नहीं कि जिस तरह हमारे यहाँ हो गया कि तकसीम हो गई है बाकायदा। और इसी तरह दूसरा यह है कि तय कर देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो है ना, खासकर आईनी जो पिटीशंस हैं, वो सारे जज इकट्ठे बैठ के करें। फुल कोर्ट होना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए चीज तय हो जाए। ये जो है 2 जज कर देते हैं, फिर 3 कर देते हैं, फिर 4 कर देते हैं, फिर वो पता नहीं चलता, फिर रिव्यू हो जाता है। तो इसका दुनिया अमेरिका में यही है कि जो इस तरह की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है उसके ऊपर सारे जज इकट्ठे बैठते हैं और एक फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं, उसको मानना पड़ता है। आपने देखा कि उस वक्त जो था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मामला आया था तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सबको मानना पड़ा। हालांकि उस वक्त बड़ा एक तनाज़ा था जो था सदारत पर, और बड़े थोड़े से वोटों का फर्क था, तो इसके बावजूद रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को जितवा दिया था उन्होंने। नहीं, अब जैसे कि ये जो रजीम इस वक्त हुक्मरान है, ये भी तो इसी फैसले पे आई थी ना, ये भी अदलिया के फैसले पे आई थी। मैं यही अब किसी को पसंद करते किसी को ना पसंद। मैं वो यही कह रहा हूँ ना कि देखें, तरीका ये है कि अगर इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हो तो सारे जजों को बिठाएं। एक तो ये है कि सब सूबों की नुमाइंदगी होगी, सब जो मकातब फिक्र है उनकी नुमाइंदगी होगी, और दूसरा वो फिर फाइनल वर्डिक्ट होगा, फिर उसमें कोई सबको मानना पड़ेगा। ये जनरल इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? ये होने तो हैं जी, कितना डिले कर लेंगे, 6 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, है तो ये गलत। ये कोई इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है, ठीक है, आइन ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी या कोई ऐसा बहाना लगा सकते हैं और ताकि ये थोड़े से हालात को ठीक कर लें। चले वो मजबूरी है, मार्शल लॉ तो नहीं है, नहीं तो हमें तो डर मार्शल लॉ से डर लगता है। तो ये किसी भी तरह की जिस सुप्रीम कोर्ट हो जिसमें अदलिया आज़ाद हो, फिर भी बड़ी नेमत है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन प्रैक्टिस हो, तो अगर ये थोड़ी बहुत रूगर्दानी कर लें, ये है तो आइन के खिलाफ, लेकिन फिर भी पहले कौन सा आइन के साथ चल रहे हैं? मार्शल लॉ जो है कम से कम उससे तो हम अभी तक बचे हुए हैं। क्योंकि पहले हम देखते थे जब भी 2 मुतहरब सियासी जमातें आपस में जुड़ती थी ना, हुक्मरान और ये अपोजिशन, तो कोई तीसरा आगे छड़ी पकड़ के बैठ जाता था। लेकिन इस वक्त तो हमने ये देखा कि मेरा ये ख्याल है कि फौज भी जो है सियासत में मुदाखलत करती है तो तब भी उस पर इल्ज़ाम लगता है, चुप करके बैठते हैं तब भी इल्ज़ाम लगता है। तो लेकिन देखें, अब तो उनका मेरा ख्याल है कि 9 मई के बाद तो उन्होंने अपना दे हैव पुट देयर फुट डाउन, और उन्होंने जो पीटीआई चैलेंज कर रही थी फौज को भी और सबको, मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद ही उनको इनवाइट किया फौज को कि आओ और हमारी सरकोबी करो। तो सब लोग समझा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं। सही बात। पीपल्स पार्टी ने फांसियां ले ली, कोड़े खा लिए, फौज के मुतारब नहीं बने। हमेशा भुट्टो साहब भी, बेनजीर भी कहती थी कि देखें हमारी 2-4 जर्नैलों से लड़ाई है, हमारी फौज से लड़ाई नहीं है। इसी तरह नवाज शरीफ भी
दो जर्नैलों का नाम लेते रहे, उन्होंने कभी फौज जो है उसको इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये इमरान खान जो है ये सारी एस्टेब्लिशमेंट को जो है इन्वॉल्व करते रहे और कहते रहे कि फौज ने मुझे निकाला है। तो ये गलत था, ये नुक्ता नज़र। एक तो या तो आइडली वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। या तो हो कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो और लोग उनके साथ इसलिए मिले हों कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जो हुक्मरानी है उससे निजात चाहते हैं, सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं। वो तो वो भी नहीं चाहते, वो बारह कहते हैं मैं फौज के साथ मिलकर हुकूमत करना चाहता हूँ, मैं फौज को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। तो इसलिए उनके मामलात में ये तजाद, तो फौजी को तारीफ भी बहुत की, बहुत भी तारीफ करते हैं। बाजवा साहब की बड़ी तारीफ करते, पहले तारीफ करते थे फिर खिलाफ हो गए। अच्छा, आपने रिसेंटली मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, क्या वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते? ये क्या खौफ है उनको? भाई की हुकूमत है, वो ये समझते हैं कि क्योंकि आपकी ये पर्सनल मुलाकात की जी, वो ये देखें, वो ये समझते हैं कि जितनी देर मेरे मुकदमात खत्म नहीं होते, अच्छा, एक तो आगे वो शायद जेल नहीं जाना चाहते। ठीक, वो कहते हैं मैंने काफी जेल काट ली है, ठीक है, और अपने भाई के दौर में जेल काटूं, ये कैसे मुमकिन है? तो वो चाहते हैं कि पहले मुकदमात से फारूक हो जाऊं। दूसरा, वो ही वांट्स टू कम विद अ बैंग, ताकि वो आए और उनकी पार्टी जाग जाए और फिर वो इलेक्शन में जाए। अच्छा, तो ये मरीम नवाज साहबा जो कुछ किरदार अदा कर रही हैं और वो एक जलसे जुलूस ये भी करती हैं, अब जैसे बाग में वो गई इलेक्शन हार गई, बल्तिस्तान में गई इलेक्शन हार गई, पंजाब के जो ज़मीनी इलेक्शन दूसरे इलेक्शन हार गई, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ इलेक्शन जीतेंगे भी इनकी क्यादत में? देखें, मरियम करिज्मेटिक है, लोग उनकी बात सुनते हैं, क्राउड पुलर है, और नून का वोट बैंक अब भी है। ठीक, ये ठीक है कि पीटीआई का वोट बैंक उनसे ज्यादा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नून का वोट बैंक नहीं है। अब भी जो आप लाहौर की बिजनेस क्लास देख लें, सारी की सारी नवाज शरीफ के साथ गई, वो पीटीआई के साथ नहीं गई। ठीक है, मिडिल क्लास जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो इमरान खान के साथ चला गया, लेकिन जो बिजनेस क्लास है वो नहीं गई। तो इसी तरह अवाम का मुख्तलिफ हिस्से जो है, एक बड़ा धड़ा जो है वो अभी नून लीग के साथ है। तो इलेक्शन तो पीटीआई और नून के दरमियान होगा, और उसमें बड़ा सख्त मुकाबला होगा। ये नहीं है किसी को भी वॉक ओवर नहीं होगा। नून जो है ये एक इक़्तिदार पसंद पार्टी है, ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत इनको तरीका आता है इक़्तिदार को एंजॉय करने का। ठीक, ये और किसी पार्टी को नहीं आता, क्योंकि इतना लंबा कोई किसी ने इक़्तिदार देखा ही नहीं है पंजाब में। तो इसलिए वो एंट्रेंच्ड है, वो पटवारी से लेके और डिप्टी कमिश्नर तक एंट्रेंच्ड है। उनकी पार्टी का जो पूरा नेटवर्क चलता है, तो ये और किसी पार्टी के पास नहीं है। अब जैसे जरदारी साहब लाहौर में बैठे हैं, बिलावल भी रात लाहौर में थे, उन्होंने कुछ संतकारों वगैरह से मुलाकात की, क्या ये मुमकिन है कि ये पीपल पार्टी सरवाइव करे? पीपल्स पार्टी का फिलहाल वोट बैंक नहीं है। देखें, पंजाब की साइकी बड़ी क्लियर है, ये सिर्फ ऊपर वाले दो लोगों को वोट देते हैं, ठीक, तीसरे बंदे को वोट नहीं देते। यहाँ कोई थर्ड पार्टी सरवाइव नहीं करती। ठीक है, यहाँ दो ही पार्टियां रहती हैं। आप देखें, जब पीपल्स पार्टी खत्म हुई तो उसकी जगह पीटीआई आ गई, ठीक, पीपल्स पार्टी फारग हो गई, ठीक, अब भी पीटीआई और नून है। जब पीटीआई खत्म होगी तो हो सकता है कुछ दूसरी पार्टी आ जाए। फिलहाल पीटीआई और नून ही आपस में सरवाइव करेंगी, इन्हीं का मुकाबला होगा। नहीं, आपकी दनिश में, क्योंकि आप बड़ी माशाल्लाह महारत रखते हैं और आपके बड़े रवाबित हैं सबके साथ, ये आइंदा इलेक्शन जो होंगे तो इसमें ये पीडीएम के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, अलग अलग पार्टियों के तौर पे लड़ेंगे? और ये नून लीग असल में गुंजाइश ही नहीं है। ना पीपल्स पार्टी के पास गुंजाइश है कि सिंध में नून को अकोमोडेट करे, और ना नून के पास गुंजाइश है कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में अकोमोडेट करे। अब उनको सूट ही नहीं करता। जब जरदारी साहब ने इलेक्शन मैं कराऊंगा, मकसद ये है कि जो तारीख है या जो डिसीजन है उसमें मेरा बड़ा रोल होगा। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि बात तो शहबाज शरीफ की है, स्टेइंग तो शहबाज के पीछे तो जरदारी साहब ही है ना। शहबाज साहब को वजीर आजम बनवाने में जितना जरदारी का रोल है शायद किसी और बंदे का नहीं है। नाम भी उन्होंने प्रपोज किया, कोशिश भी उन्होंने की, लॉबिंग भी उन्होंने की, बंदे भी उन्होंने तोड़े, तो ये सारा तो उनका क्रेडिट है, और वो कन्विंस थे कि शहबाज शरीफ को भी वजीर आजम होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान बहुत अग्रेसिव है पीटीआई के बारे में, और ये कहते हैं कि आज नहीं कल इमरान को फांसी लग जाए,
किसी ने कही ये तख्तादार भी चढ़े, इसके असल मुहरकात आप जानते क्या ये है? जाहिर है उनकी पीटीआई के साथ एनडब्ल्यूएफ ये जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जो रेवलरी है वहां अब दो ही राइवल रह गए हैं। नून तो बेचारी कमजोर हो गई है, वहाँ पीपल्स पार्टी भी कमजोर हो गई है। तो वहां दो बड़े राइवल मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान है। और मौलाना फजलुर रहमान की पॉपुलैरिटी को इमरान ने चैलेंज किया और इमरान को मौलाना ने चैलेंज किया। तो ये उनकी वो लड़ाई है। नहीं, और दूसरा जाहिर है इमरान खान मौलाना के बारे में बहुत खिलाफ बोले हैं। इन्होंने भी आखिरी इंतहा तक मौलाना के खिलाफ गए हैं। यानी वो शायरी और रवादारी खत्म हो गई पॉलिटिक्स में, जिसकी बुनियाद पर ये सारी बातें हो रही हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जैसे अब सेंटर में यानी इनकी हुकूमत है ये सारी पार्टियों की, और एक सिंध में पीपल्स पार्टी है, बाकी 3 सूबे वैसे ही पड़े हैं। तो ये जब इलेक्शन नहीं होंगे और ये लंबे खींचे जाएंगे तो ये निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा? देखिए हमारे यहाँ निज़ाम हुकूमत तो ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट ही चलाती है। अच्छा, सियासतदान जो है उनको तो इक़्तिदार पूरी तरह कभी मुंतकिल ही नहीं होता। ठीक है, तो चलता रहेगा। बदकिस्मती से है तो बुरी बात। ठीक है, आइन के तहत तो मुंतखब नुमाइंदे ही होने चाहिए या निगरान होने चाहिए, और निगरानों को 3 महीने 2 महीने बाद, अगर मुद्दत पूरी हो तो 2 महीने बाद उनको इलेक्शन करा देने चाहिए। अब जैसे कि अदलिया के फैसले को ये नहीं मानते, इस एक्ट के कोई फैसले को अदलिया नहीं मानती, एक दूसरे मुतारब हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने है जिस तरीके से ये 9 मई को उनके साथ किया गया और क्या मैसेज गया उनके, और अब इस तरह वो अपनी हर ताकत पूरी ताकत से इस तरीके से फितरे को कुचलना चाहते हैं। तो इसमें ये जंग, ये आपस में लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी या कम होंगी? नहीं, अभी तो बढ़ती हुई नजर आती हैं। अभी तो कोई सोल्यूशन नजर नहीं आया। जब तक सोल्यूशन नहीं आता उस वक्त तक तो आपको सोल्यूशन बताया ना आप। सोल्यूशन तो यही है, कौन चाहती है कि सुहेल वड़ैच बताया हमें? नहीं, मैं तो कहता हूँ आप भी डायलॉग करें और इमरान खान साहब वायलेंस से बरियत का ऐलान करें और डायलॉग करें और इलेक्शन की डेट पर मुतफिक हो जाएं दोनों। नहीं, अगर इमरान खान को यकीन हो कि मुझसे डायलॉग किए जाएंगे तो वो को बात करें ना। अब वो कहते हैं ये दहशतगर्द है, ये तालिबान से बढ़ के, मेरी बात सुन, ये तालिबान से बढ़ के है, और हमारे वजीर दाखिला कहते हैं या ये रहेगा या हम रहेगा, तो फिर डायलॉग कहाँ होगा? नहीं, उसका तरीका ये होता है ना। देखो सवाल ये है कि मुखालिफ तो इल्जाम लगाते रहते हैं, आप अपना स्कोर तो खुद सेटल करते हैं ना। तो खान साहब जी सिर्फ देखें कि उनकी गलतियां क्या है। उनकी गलती यह है कि उनसे तशद्दुद या वायलेंस हुई है उनकी पार्टी से। पहले तो उसका मदावा करें ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मामला ठीक हों, उनके साथ तो रास्ता हमवार करें, फिर अपने मुखालफों के साथ डायलॉग करें, तो ताकि एक चीज तो न्यूट्रल हो। अब वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, और खान साहब के खिलाफ। खान साहब को चाहिए था एक को न्यूट्रल रखते, एक से लड़ लेते, यानी कले साथ लड़ाई होती। अच्छा, अब जैसे कि इमरान खान ने पहले कौमी असेंबली से निकल के गलती की जी, फिर दोनों असेंबलियां तोड़ के गलती की, तो इसको अब ये किस तरीके से संभाला दे? नहीं, और तीसरी ये 9 मई वाली गलती की। अब ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया ना, जिसकी बुनियाद पे तो सारा कुछ ही गड़बड़ हो गया। लेकिन आपको अभी भी यकीन है, अभी भी आपको उम्मीद है कि अगर ये डायलॉग हो जाए? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, ये माफिया डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जो सियासी पार्टियां हैं उनको खत्म नहीं कर सकते, कालअदम करार नहीं दे सकते, रिडंडेंट नहीं दे सकते। उसका भी वोट बैंक है, उसकी भी बात सुननी पड़ेगी, उसको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। नहीं तो जो आप अब मुल्क की आधी आबादी जो है उसको तबाह तो नहीं कर सकते, उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए इमरान खान के जो हामी हैं उनको भी आपको अकोमोडेट। अच्छा, आप ये जरा लंदन प्लान हर वक्त होता है, ये अब ये नवाज शरीफ का ये लंदन प्लान चल रहा है, तो इसमें क्या सदाकत है? वाकई उन्होंने कहा है कि इमरान को पकड़ो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि वो सख्त है काफी इमरान खान के खिलाफ। जब मैं था तो मैंने भी ये कहा था उस वक्त उनसे कि आप डायलॉग करें, तो उन्होंने कहा इससे हमने डायलॉग नहीं करना। अच्छा, तो ये पॉलिसी मियां नवाज शरीफ की है। नहीं, ये उस प्लान का हिस्सा है कि परवेज इलाही को गिरफ्तार करो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल परवेज इलाही को गिरफ्तार करना उनके प्लान का हिस्सा है। ये तो वही लड़ाई चल रही है जो परवेज इलाही साहब ने चीफ मिनिस्ट्री कबूल नहीं की थी और पीडीएम को छोड़ ये उसी पीडीएम से के साथ इत्तेहाद छोड़ के और उन्होंने पीटीआई के साथ इत्तेहाद बनाया था। ये वही लड़ाई चल रही है। सुहेल वड़ैच साहब से हमारी बातें जारी है, वक्फे पर फिर आते हैं।
वेलकम बैक। सुहेल वड़ैच साहब के से जो हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी मालूमात दे रहे हैं, मुल्क के बेहतरीन हल की बात करते हैं और हमेशा इन्होंने बात की है, हमारी बातें उनसे जारी हैं। ये वड़ैच साहब, जी सर, ये जो परवेज लाई और इनकी फैमिली का आपस में ये चक्कर पड़ गया है और ये उसमें मैंने बताया ना, ये मेरी बात सुन, उसमें खुसूसी तौर पर जो वजीर आला पंजाब इस वक्त इमरान वजीर आला है, वो ये कह रहे हैं परवेज लाई ये सारा कुछ वो करवा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि निगरान जो है वो कौन की पॉलिसी है। अच्छा, निगरान तो उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, ये उनसे बालातर तो नहीं है, ठीक है ना। तो देखना तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ इनके क्या मसाइल है, ठीक है। और वो मसाइल शुरू हुए हैं पीडीएम से, जब ये पीडीएम में नहीं गए और इन्होंने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया, ये लड़ाई उसी वक्त से चल रही है। नहीं अब भी वो चाहते हैं ये पीडीएम में आए, वो तो चाहते हैं, शुजात मेरा ख्याल है कि अगर बात हो रही है अब जेल में कोई ऐसी मेरा ये नहीं मेरे इल्म में, बैकडोर लेकिन जाहिर है वो चाहते हैं बैकडोर चैनल, लेकिन ये तो है कि जाहिर है कि पीटीआई छोड़ दें अगर तो शायद उनका छुटकारा हो जाए, जैसे बाकियों का हो रहा है। यानी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, लेकिन वो कर नहीं रहे। अच्छा वड़ैच साहब, पाकिस्तान में इस महंगाई जो है ना, हाँ, उसने हर बंदे की कमर तोड़ दी हाँ। और हुकूमत इससे तो कोई जा ही नहीं रही, कोई उसका पॉलिसी नहीं है। हुकूमत अब ये नहीं है। आज आप जी आए थे, ये तो यही नारा लगा के आए थे ना कि इमरान लेकिन खान, नाज साहब सच तो ये है हाँ कि महंगाई सारी हम दुनिया सारी सच की बात कर नहीं रहे नहीं हैं। महंगाई सारी दुनिया में है अच्छा और किसी से कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है। पेट्रोल की कीमत कौन रोक सकता है? ओपेक है, अमेरिका रोकना चाहता है। इमरान खान ने रोकी ना, नहीं नहीं, 150 इमरान खान रुपए। ने वो रोकी, गलत किया ना। अच्छा। उसी से तो मईशत तबाह हो गई, अच्छा, ठीक है। अगर वो जो पेट्रोल की प्राइस असल थी उस पे देते रहते तो मईशत तबाह ना होती। आप मईशत तबाह कर लेते हैं। आप अगर सब्सिडी देंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, तो फिर खजाना जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो या खजाना खाली कर लें या लोगों को महंगाई बर्दाश्त करने दें। ये सिंपल फार्मूला है। प्रॉब्लम ये है कि आप दुनिया भर में जब रेट बढ़ेगा तो आप कैसे कम रख सकते हैं? नहीं रख सकते आप। नहीं मसला ये है कि इन सारी बातों का पहले पता था ना, इक़्तिदार में आने नहीं, से पता पहले। है लेकिन वो देखिए, किसी से भी महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। कोई भी आ जाए ना, इसके लिए 5-10 साल चाहिए, जाके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स जो है वो कंट्रोल हों, उसके बाद जो है आप जो है अपनी अजनास पर कंट्रोल करें। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम 75 साल से कर्जे पे चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इमरान ने नहीं कर्जे लिए, सबसे ज्यादा कर्जे इमरान के दौर में लिए गए। शहबाज शरीफ भी वही कर रहे हैं, सारे वही करते हैं। कर्जों के बगैर आपका मुल्क चल ही नहीं सकता। ऐसा मसला ये है ना, कर्जे तो ले लिए हाँ, और खा गए हाँ। और अवाम को कुछ भी नहीं मिला। नहीं, अवाम को मिला। ये जो हमारे चेहरे पे नहीं, ये जो हमारे चेहरे पे सुर्खी है ना, ये कर्जों से ही है। अच्छा, हाँ, ये जो आप रोटी खाते पीते हैं ना, ये जो सड़कें चल रही हैं, ये जो बसें चल रही हैं, ये उन्हीं कर्जों की है, ठीक है ना। आप नहीं तो आपका हाल नाइजीरिया और युगांडा वाला हो। आप ये जो थोड़ी बहुत आपके यहाँ खुशहाली है ना, ये कर्जों से ही आती है। सारे का सारा जो डेवलपमेंट बजट है वो आप कर्जे से पूरा करते हैं। IMF किधर भाग गया? IMF आ जाएगा। हाँ। नहीं आएगा तो आपके पास और जराए आपको पैदा करने पड़ेंगे फिर मजबूरन। ये जो बजट पेश हुआ है, ये तो IMF के बगैर ही पेश हुआ जी, IMF के बगैर हुआ। तो इसमें क्या आप देखते हैं, क्या इन्होंने गलतियां, क्या कोताहियां? नहीं, बजट तो जाहिर है इनके पास कुछ है ही नहीं कि जिससे वो को रिलीफ दे सकें। इसके बावजूद इन्होंने इस उम्मीद पर कि कर्जे मिलेंगे जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट बजट रख लिया और एक तनख्वाहें बढ़ा दी, इलेक्शन बजट जो है वो बनाया। तो लेकिन अगर वहां से पैसे ना आए कहीं से तो फिर डिजास्टर की तरफ जाएंगे। नहीं, ये जो इन्होंने तनख्वाहें भी बढ़ा दी लोगों की 35% और अपनी इन्होंने जफर मौज जो उनकी कबीना है वो भी तक कायम है। और अभी सुहेल असगर को भी इन्होंने वजीर बना लिया। तो कबीना खर्चे कम करने के लिए तो बढ़ा रहे हैं, तो ये किस तरह फिर ये नारा? नहीं, वही अभी हालात कंट्रोल नहीं हुए। मुआशी हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। और तो इसका कोई हल बताया ना? इसका हल तो यही है ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसियां हो। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसका हल यही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। सियासी हुकूमत तो नहीं कर सकती। इस सियासी हुकूमत नहीं करना है, और किसने लॉन्ग टर्म करना है? लॉन्ग टर्म और कौन आएगा? अल्टीमेटली इलेक्शन के बाद जो आएगा वो करेगा।
नहीं, बड़ा ऐसा मसला ये है ना, कौम जिन फाकों का शिकार है, कौम को किचन आइटम नहीं मिल रही, कौम को नौकरियां नहीं मिल रही, कौम को पैसे नहीं मिल रहे जिनसे वो अपने हालात को चला सके, खुदकशियां हो रही हैं, इसके बावजूद इनके अपने लल्ले तल्ले खत्म नहीं होते। नाज साहब देखें, एक तो ये है कि सियासी जो है ना आपस में खलीज, ये तो रहनी है, दुनिया भर में रहती है, ठीक है, दो पॉइंट ऑफ व्यू भी रहने हैं। ये कहना कि सारा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा, एक सोच हो जाएगी, मसला ये है कि मईशत पर एक सोच होनी चाहिए। अब जापान की तरह, जैसे जापान में भी सियासी जमातें लड़ती रहती हैं, मईशत मुआशी पॉलिसी एक होती है, आप मुआशी पॉलिसी पर इत्तेफाक राय कर लें, वन पॉइंट एजेंडा ये जरूर होना बस चाहिए। बाकी ठीक हो जाएगा, अब बाकी जैसे चलता रहता है। जैसे एर्दोगान है, हाँ, अब वहां पे कितनी तगड़ी अपोजिशन थी, आ गया। लेकिन उसके बावजूद उसने सर्वाइव किया ना। तो ये पाकिस्तान में अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं किया जाता, जो करना भी चाहिए, हुक्मरान आता है। करना चाहिए। तो जो ये सारी इस वक्त पॉलिसी चल रही है, या आपने मुझे बताया सब कर्जों का ही जी, हेर-फेर ये है। शुरू से ही 75 साल से, तो ये कोई नई बात इसको नहीं। हम कैसे ग्रो कर सकते नहीं, हैं? इसके लिए यही है ना जी कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपने इंपोर्ट कम करें, और इसी तरह अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, ज़र मुबादला को ठीक करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं, पाकिस्तान के जो लोग बाहर ओवरसीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करें। यही तरीके होते हैं दुनिया में। नहीं, मसला ये है ना कि ये सारी बातें अच्छी जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये की कैसे जा सकते हैं? अब इसके लिए देखो ना, पॉलिसियां बनानी पड़ेगी। देखो हमारे पास मिसाल एक्सपोर्ट बड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके तरीकाकार को जो हुकूमत ने बनाया वो लोगों को पसंद नहीं है, अच्छा, वो कर नहीं सकते, आगे से भी माल वो सही नहीं देते नहीं, जिसकी देखें, गुजारिश ये है कि ये नहीं, गवर्नमेंट तो हमारी और आपकी नाम में से लोग हैं ना। देखें, गुजारिश ये है कि दुनिया भर में ये नहीं है कि हम सबसे निकम्मे लोग हैं, हमने भी कुछ चीजें बड़ी पॉजिटिव की हैं। नादरा मसलन, हाँ, बड़ा एक अच्छा अदारा बनाया, 32 मुल्क जो है उसके चेयरमैन को निकाल दिया, उसके 32 मुल्कों ने उसकी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल हासिल किया। उसके कई चेयरमैन आए हैं, ये भी चेयरमैन थे, ये पहले वाइस चेयरमैन रहे, फिर चेयरमैन बने थे। फतेह मोहम्मद मलिक साहब के बेटे हैं, नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या बात है, क्या इंक्वायरी हो रही है, तो सडन ऐसे बंदे का निकलना जो वो भी क्वेश्चनेबल होता है। दूसरी बात यह है, मोटरवे है आपके सामने है, मोटरवे का निजाम कितना अच्छा है, अभी तक चल रहा है, सब पसंद करते हैं। इसी तरह ये जब बनी थी, परवेज लाई साहब ने बनाया था रेस्क्यू 111, बहुत अच्छा था। अब तक ये जो ट्रैफिक वार्डन बनाए थे, ये बहुत अच्छे थे। तो इस तरह की बड़ी सारी मिसालें मौजूद हैं कि हम अच्छा चाहें तो अच्छा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, दुनिया का 7वां 8वां मुल्क है सिर्फ, लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी प्रायोरिटी मईशत की तरफ नहीं कर सके। एजुकेशन में हमने बड़ी तरक्की की है, ये खासकर जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं, ये बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं और वो इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये कौम की तकदीर बदलेंगे। आपको ये जो इस वक्त इंटर तालीमी अदारे हैं, ये बच्चों को जो हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर साल हजारों लाखों बच्चे ओ लेवल ए लेवल में अपीयर होते, ये अल्टीमेटली पाकिस्तान में इन्वेस्ट होंगे, और जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी इन बच्चों की, तो उससे पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। अच्छा, ये कराची में जो आज इनकलाब आया है जी, कि जिसके पास वोट कम थे वो जीत गए हैं, इसके क्या असरात? जो पीटीआई थी, इसके भी वोट कम थे, लेकिन इनका वजीर आजम बन गया था, सेनेट का चेयरमैन बन गया था। वो नहीं, उस वक्त हैरान नहीं हुए थे आप? सेनेट का चेयरमैन सादिक संजरानी जो था, उस वक्त किसके वोट ज्यादा थे? गिलानी से ज्यादा था, तो जीत गया था ना संजरानी। तो बस वैसे ही है, जिसके साथ वो होते हैं वो जीत जाता है, इसके अलावा कोई इसलिए उन्हीं के साथ रहना चाहिए सबको। अच्छा, अब लोढ़ा साहब, आपने माशाल्लाह जिस तरीके से बड़ी अच्छे अंदाज में साबित की, और जिस अंदाज में आप इसे चला रहे हैं कि कोई बंदा आप पे उंगली उठाता, बाकी तो साबित बट गई ना, कोई एक तरफ है कोई एक तरफ है, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए ना साहब, कोशिश तो करनी चाहिए कि एक सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन एज सच न्यूट्रलिटी मुश्किल बड़ी है, होती नहीं है। अच्छा, आपका टिल्ट होता है कहीं ना कहीं। मसलन मेरा टिल्ट है जमहूरियत की तरफ, ठीक है, मेरा टिल्ट है आइन की तरफ, तो जो बंदा आइन जमहूरियत इसके खिलाफ चले, ठीक है, थोड़ा सा मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हूँ, तो ये सारी चीजें मिलके
तो मेरी सोच बनाती हैं, नहीं, आपका चेहरा नजर आता है ना उस सारी उस बातों मेरी में। सोच नजर आती है। हाँ। लेकिन जाहिर है 100% बंदा अपने नजरियात पे भी नहीं चल सकता, कंप्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात मेरी किताब बैन हो गई, मुझे वो किताब का अपना सरवर्क चेंज करना पड़ा। उस वक्त झुक गए हमने कहा कि चलो जी, लेकिन बाद में छप गई। बाद में छप गई। हाँ, तो इसलिए कोनो को बंदे में आपस में चीज लचक तो होनी चाहिए ना। आप जब इस सोसाइटी में सरवाइव करना है, आप अकेले आदमी हैं, कौन आपकी मदद करेगा? पाकिस्तान में आप अगर लचक नहीं दिखाते तो आपका सर कलम कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा। यहाँ हुए हैं ना, भुट्टो को फांसी हुई है ना, नवाज शरीफ को नायल करार दिया गया है ना, बहुत से लोग फांसियों पे चढ़े हैं ना, कोड़े पड़े हैं ना लोगों को। तो भाई थोड़ी अगर पाकिस्तान में इस तरह होता रहा है तो इसका मतलब है आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो अगर लचक रखेंगे तो शायद गुंजाइश निकल आए कि आप सरवाइव कर अच्छा जाए। बड़ाई साहब, आपका ये जो साथी सफर है, इसमें आपका जो प्रोग्राम है ना, एक दिन जियो के साथ, वो इतना मशहूर मरूफ, और उसमें आपने, अल्लाह ने आपको नाम भी पैदा किया। इसमें आपने मुश्किल तरीन जो एक दिन किसी के साथ गुजारा, वो कौन सा शख्स था? मुश्किल तरीन दिन था वसी जफर साहब के साथ, क्योंकि अच्छा। वो आमादा नहीं थे उस वक्त। पता नहीं उनका मूड खराब था, गुस्से में भी बड़े वो रहते थे। तो वो यानी टाइम पहले तय हो चुका था? नहीं, सब कुछ तय था। अच्छा। लेकिन वो कैमरा मैनों से लड़ रहे थे। अच्छा। तो वो बड़ा डिस्टर्ब्ड वो इंटरव्यू था। लेकिन बहरहाल हमने वो पूरा किया और पूरा करके आ गए। क्योंकि आप तो पूरी दुनिया में जाते हैं ना, जी, जी। पूरी दुनिया में आपने ये सिलसिला जारी रखा है। हम्म। तो इस बारे में आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो किस तरीके से जुड़ सकती है, और उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीका एक ही है, आइन और आइन की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, इलेक्शंस, जमहूरियत, यही रास्ते हैं जिसके जरिए पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है। इसी पे चलना तो चाहिए। ये दो पार्टी सिस्टम भी बेहतर नहीं है? वो बेहतरीन, सब तो अच्छा दो पार्टी सिस्टम है। लेकिन इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ना लाए। अच्छा, नहीं, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? अभी कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो तो किंग पार्टी आई, वो तो लेकिन फरिश्तों की तो पार्टी इससे है। फिर ये है ना कि आप या पीटीआई का वोट बैंक तोड़ेंगे या नून का वोट बैंक तोड़ेंगे। वोट बैंक कैसे टूटेगा? उनके पास क्या नैरेटिव है? कोई भी नहीं है उनके पास कोई चीज देने के लिए नहीं है। कुछ नहीं। अब इलेक्टेबल अगर आ जाए तो वोटर ना हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब वोटर तो सारे इमरान खान के साथ है, जैसे आपने बताया। बिल्कुल। तो अब या तो इमरान खान के वोटरों को तोड़े ना ये। जी अब ये जो पीटीआई से आए हैं, ये यही दावा लेके आए हैं ना। जी जी। तो क्या ये अपने मिल रहे हैं अपने जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब से? इनका आपस में इत्तेहाद हो सकता है? मुश्किल है इत्तेहाद। पिछली दफा कोशिश की गई ना, आपने हाँ। देखा वो 15 सारे हार गए। सारे हार गए। हाँ। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल ये वायबल है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और सीट एडजस्टमेंट में भी वो भी बड़ा नून लीग के पास कुछ नहीं देने के लिए, उनके पहले लोग मौजूद हैं। हर जगह लोग मौजूद हैं। वो अगर उनको हटाते हैं तो लोग जीतते हैं, उनको वोट नहीं देते। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त जिस भंवर में फंसा हुआ है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर और इक्तिसादी सारे मामला अटके हुए हैं, कोई आप कौम को ऐसा इसका हल बताए जो कि वायबल हो, ये वायबल लोग ये था इकट्ठे हो सके। देखें इसका आज उसमें भी आप कोई इनिशिएटिव ले, इसमें आप बुलाएं सबको। नहीं, इसका एक भी हल तो अब भी है कि फुल कोर्ट बुलाई जाए। अच्छा, इस वक्त भी। अच्छा, और फुल कोर्ट बैठ के इलेक्शन की डेट का फैसला कर दे। अच्छा, सब फ्रीकों को बुला के, को बुला के, ठीक उनको सुने और सुन के फैसला कर, फैसला फिर अपना करे जो उन्होंने करना है, वो फिर डंडी ना मारे। दूसरा तरीका ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो वायलेंस जो है उससे अलहदगी का ऐलान करें और एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रलाइज करें और पॉलिटिकल पार्टी के तौर। जिस तरह आप ये इमरान खान को ये राय दे रहे हैं तो उन तक ये बात पहुंच भी रही है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी तरह, वो अब तो जैसे वो अदालत परसों गए, खान साहब जो है ना वो समझते हैं कि मेरे पास इतनी पॉपुलैरिटी है कि हर चीज रोक दी जाएगी। अच्छा, ऐसा होता नहीं है। इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। हो सकता है ऐसा, उनकी पॉपुलैरिटी एक दिन काम आएगी, लेकिन उसके लिए कई साल इंतजार करना पड़ेगा। जैसे पीपल्स पार्टी 1977 से लेकर 88 तक उसको इंतजार करना पड़ा। ठीक है, इनके पास इतनी जिंदगी नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतना वोट बैंक इतनी देर इंटैक्ट नहीं रह सकता। ये सारा कुछ देखना पड़ता है ना, आपको वो उस टाइम से फायदा उठाना पड़ता है।
जो आपके पास मौजूद है। लेकिन भाई साहब उनको तो 1 साल नहीं गुजरा अभी या और वो सकरा गए हैं या और वो ये चाहते हैं कब हो कि मैं नहीं, next ये leader बन उनको जाऊं। चाहिए ना कि भाई अब देखो, तो हमेशा जो सियासी लीडर होता है ना, उसका एक तो काम है कि पब्लिक ओपिनियन को अपने हाथ में रखे। दूसरा ये है कि अपने मुल्क का जो सिपा सालार है ना, उसके साथ भी अपने मामलात अच्छे रखे। ये बात तो बड़ी दफा समझाई ना आपने। या अच्छा, अब ये जो परवेज लाई प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जी, अपनी पीटीआई के, लेकिन रोल उनका कोई भी नहीं है, या बस तो भी एक इससे क्या क्या मैसेज आता है? नामिनल सा ओहदा दिया है, बराए नाम ओहदा दिया तो इसका फायदे के बजाय नुकसान है नहीं, कि इसकी बजाय होता कि इनको चाहिए इमरान खान को, परवेज लाई, शाह महमूद कुरैशी, इस तरह के लोगों को सामने लाएं, ऐसे चेहरे जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल है और जो जाहिर है इमरान खान को भी इस खंदक से और इस गड्ढे से निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने ये खुद देखा कि जुल्फ़िकार भुट्टो यहाँ जनाबाग गोलबाग में तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा था मैं आज रात को पकड़ा जाऊंगा, हाँ लेकिन ये लोग मेरे जानशीन होंगे, हाँ मुस्तफा जितोई, गुलाम हाँ मुस्तफा खर या और ये इन्होंने नाम लिए थे। या लेकिन ये इमरान खान अपने अलावा किसी को समझते या नहीं। या बिल्कुल सही। तो इसका आफ्टर रिजल्ट ये डिमोलिश हो जाएगी, पार्टी खत्म हो नहीं, जाएगी। अभी डिमॉलिश तो नहीं होगी, बड़े साल लगते हैं, 8-10 साल लगते हैं लोगों का ज़हन बदलने में, पूरी एक जनरेशन लग जाती है, इतनी जल्दी वोट बैंक नहीं टूटता। ठीक है, वोट बैंक टूटने में बड़ा वक्त लगता है। आप देखें पीपल्स पार्टी के लोग कब तक जियाले जो हैं वो रहे, फिर नून लीग ने 10-12 साल रूल किया है। आप देखें पंजाब में उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था, 97 देख लें, 99 देख लें। लेकिन बड़ाई साहब उन्होंने तो कई साल हुकूमतें की हैं, इमरान खान के तो 3.5 साल है या नहीं, और लेकिन इसने कोई डिलीवर भी नहीं नहीं, किया, लेकिन अब इसके आपको बावजूद दिया भी कुछ नहीं। इसके बावजूद भी वोट बैंक है उसका, और वोट बैंक इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। वोट बैंक टूटने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त जो है वो लोगों का जहन मिल जाता है, लोग जो है वो उसको पसंद करने लग पड़ते हैं। अच्छा, आप शोभा साबत की थोड़ी सी बात करते हैं जी। कि जैसे कि अब PFUJ है, PUJ है, प्रेस क्लब है और ये भी हुक्मरानों के इशारे पे चलना शुरू हो गए, कई धड़े बन गए, इसका हल क्या है? नहीं, इसका हल तो प्रोफेशनल सहाफियों की तंजीम जो बरना ग्रुप है वो तो अभी तक इंटैक्ट है, वो उसी तरह हर सहाफी के लिए, इमरान रियाज के लिए भी उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने अहमद मीर के लिए भी किया था। तो PFUJ जो असली है बरना ग्रुप, वो तो उसी तरह कायम है। नहीं, ये 3-4 ग्रुप हर बंदा अपना नहीं ग्रुप वो बना- लेकिन बरना असल तो बरना ही ग्रुप है ना। नहीं, वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये जो आ गए नए लोग, नहीं तो इनका ये कला नए को लोग- मत, ये कोई तरीका होना नहीं, चाहिए ना। तरीका क्या हो सकता है कि आप जैसे सियासी पार्टियां हैं ऐसे ही बन जाते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक बन गई है सहाफियों इसी में। तरह इनमें अच्छा, प्रेस क्लब में भी हुकूमतें इन्वॉल्व करना शुरू हो गई है प्रेस इलेक्शन क्लब में। तो देखो है ही हुकूमतों की मदद से चलता है, कोई अच्छा। हर्ज नहीं है। अच्छा। तो ये तो हमारी एक सोशल बॉडी है, इसके ना कोई पॉलिटिकल अजाइम होते हैं ना कोई, ये तो हमारा क्लब है जहाँ बैठ के हम कैके लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, इमदाद भी लेते हैं हुकूमत से, और ज़ायरा लेते हैं, 2 करोड़ की इमदाद है हर साल की हमारी। तो ये हुकूमत से ना लें तो चलता नहीं है प्रेस क्लब। ये स्पेशल टीवी के जरिए आप कौम को पैगाम ऐसा दें जो मुनफरद हो जी सर, और यही आला हो। पैगाम है अजहान नाज साहब, आपके प्रोग्राम के जरिए यही पैगाम है कि पाकिस्तान के लोगों में बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान ने बिल आखिर एक प्रॉस्परस, एक खुशहाल, एजुकेटेड मुल्क बनना है, तो उसके लिए सारे लोग जो हैं फोकस्ड हों। हर कोई चाहता है पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, लेकिन रास्ता जो है उस पर इख्तलाफ है। काश हम कंसेंसस कर लें मईशत पर, काश हम आइन जो है उसको सुप्रीम समझते हुए उसके साथ चलें और पाकिस्तान को जो है एक खुशहाल मुल्क बनाएं। एक साफियों को भी पैगाम दे दें। साफियों के लिए मेरा पैगाम यही है कि भाई प्रोफेशनलिज्म के साथ जुड़े रहो। आपके जो भी सियासी नज़रियात हैं, जब लिखने लगो तो न्यूट्रल होकर लिखो, सियासी नज़रियात को अपने वोट की हद तक रखो, अपने ख्यालात की हद तक रखो, अपने बहस की हद तक रखो, लेकिन जब बोलो ये टीवी पर, लफाफा जर्नलिज्म की थोड़ी सी जब बात। टीवी पर बैठो, हाँ। जब अखबार में लिखो, तो उस वक्त कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल होके और एंटी गवर्नमेंट होकर, कि हमारा काम एंटी गवर्नमेंट है, हमारा काम गवर्नमेंट्स को एक्सपोज करना है, तो ये काम जो है ये किया करें। थैंक यू। सुहेल वड़ाई साहब से हमारी बड़ी अच्छी बातें हो रही,
मैं इनके साथ 2-10 घंटे भी बैठ सकता हूँ, लेकिन इनकी ये मेहरबानी है कि इन्होंने हमें वक्त दिया। और स्पेशल टीवी के जो नाज़रीन हैं वो ये फैसला करेंगे कि मैंने जो इनसे बातें पूछी इनका मुल्क को कितना फायदा होगा। मुझे और शेर बड़ाई साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।